हेलो एवरीवन, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पिछले क्लासों में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसको हम आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है और कौन कौन से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहेंगे। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि कार्डियोवैस्कुलर का हार्ट और ब्लड वेसल्स का कम्युनिकेशन बॉडी के अंदर किस प्रकार से होता है, जो कि बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई किस किस आर्टरी और वेन के द्वारा की जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है किस तरह से इफेक्टिव होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में बीपी कंट्रोल कैसे होती है। ठीक है, कंट्रोल कैसे होती है, ये दो चीज़ हम स्टडी करेंगे कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार से एक्टिवेट होता है। तो पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम किस प्रकार से इफेक्टिव होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि बीपी को कंट्रोल कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है। मोस्टली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसमें काम करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो प्रकार के सिस्टम बॉडी के अंदर काम करते हैं। नंबर वन पहले बात करेंगे सिस्टेमेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि जो हार्ट को जो सप्लाई देता है, हार्ट को जो नर्वस सिस्टम सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, जो कि T4 टू T4 T1 टू T4 थोरेसिक वर्टिब्रा स्पाइनल स्पाइनल नर्व के द्वारा प्रोवाइड होती है। नर्व के द्वारा ब्लड सप्लाई वो नर्वस सप्लाई प्रोवाइड करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, दो चीज़ करता है बॉडी के अंदर में, हार्ट रेट बढ़ाएगा, टैकीकार्डिया करता है। टैकीकार्डिया, ठीक है। और साथ में उसके अलावा मान लीजिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा होता है कौन सा? इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? नॉर एड्रीनलिन इसमें हेल्प करता है। दूसरा ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके बॉडी ब्लड में इंप्रूवमेंट होने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा दूसरा कौन सा है? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बॉडी के अंदर वेगस नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि बॉडी के अंदर हार्ट रेट को कम करता है, बोले तो ब्रेडिकार्डिया। साथ में वैसोडाइलेशन करता है, जिससे कि बीपी कम हो जाती है बॉडी के अंदर। ये दो काम करता है। इसके लिए कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके अंदर एसिटाइल कोलिन नामक
जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। जैसे मान लीजिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पेशेंट है, वो कौन सा पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, ठीक है, उसको एमआई का पेशेंट है। उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते वक्त एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज लेक्जेटिव देते हैं। लेक्जेटिव क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट को बचाया जाए। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के लिए कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के लिए लेक्जेटिव देते हैं। क्योंकि यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें वेगस नर्व इसलिए स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से हार्ट रेट कम हो जाएगी, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, उससे पेशेंट कोलैप्स में जा सकता है। ठीक है, कोलैप्स में जाके पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होती है? एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो कि वेगस नर्व को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इनहिबिट मतलब कि पेशेंट वेगस नर्व को स्टिमुलेशन को रोकता है, इसीलिए एट्रोपिन को वेगोलाइटिक कहते हैं। ठीक है, वेगोलाइटिक होती है, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन को रोकने का काम करती है एट्रोपिन को। अब देखो बीपी कंट्रोल करने के लिए किस तरह से एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, पढ़ रहे हैं बीपी कंट्रोल। बीपी कंट्रोल, बीपी को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो बीपी कंट्रोल कहाँ से होता है? बीपी कंट्रोल के लिए एक होता है कार्डियो वेस्कुलर सेंटर। ब्रेन के अंदर कुछ पर्टिकुलर, हर बॉडी को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर सेल्स का ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कौन सा होता है? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मेडुला ओब्लागेटा और पोन्स इन मिड ब्रेन के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, मेडुला ओब्लागेटा और पोन्स, जो कि सीबीसी होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, जो कि बीपी कंट्रोल करने के लिए काम करता है। दो मैकेनिज्म होती है बीपी कंट्रोल के लिए, एक तो होती है कौन सी, शॉर्ट टर्म कंट्रोल, एक होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म कंट्रोल को। नंबर 1, शॉर्ट टर्म कंट्रोल, लाइक ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर जो कि शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म के लिए काम होती है। नंबर इसके लिए एक होता है कौन सा, बेरो रिसेप्टर, कुछ याद आ रहा है? हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कीमो रिसेप्टर, कहाँ पाए जाते हैं भाई ये बताएंगे। एक और होता है इसके अलावा हायर सेंटर। ठीक है, इससे पहले स्टडी करते हैं हम बेरो रिसेप्टर की। बेरो रिसेप्टर ये किस तरह बॉडी के अंदर काम करते हैं? ठीक है, रिसेप्टर वो लगा दो, रिसेप्टर। ठीक है,
कौन सी? बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर पाए कहाँ जाते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? आर्च ऑफ आयोटा, और उसके अलावा कहाँ पर? कैरोटिड आर्टरी। आर्च ऑफ आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं। जहाँ से देखो, अब ये काम क्या करते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये डिटरमाइन डिटरमाइन द प्रेशर प्रेशर ऑफ फ्लूइड या ब्लड, जो इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बहता है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। ये रिसेप्टर होते हैं, जैसे आपने बताया नर्व एंडिंग होती हैं, पहले भी हमने बात की इनकी नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग होती है रिसेप्टर की। क्या होते हैं? नर्व एंडिंग होती है, एक तरह से जो ग्लास को फेरेंजियल नर्व की एंडिंग होती है, जो चेक करती हैं कि इनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। जैसे किसी भी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा मात्रा में ब्लड है, ज़्यादा, ये लगा लीजिए, ये अपनी क्या है? वेन है अपनी, ठीक है, जिसके अंदर ये रिसेप्टर पाए हुए हैं, ये रिसेप्टर है नर्व एंडिंग। अगर इनमें ज़्यादा मात्रा में ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो इन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। कम मात्रा में बह रहा है तो कम प्रेशर पड़ेगा। ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कम बढ़ा हुआ है कम पड़ेगा। तो ये नर्व एंडिंग होती है। तो जब जब बीपी बढ़ती है, ठीक है, जब जब बीपी बढ़ती है, बीपी जब जब बढ़ती है, मतलब फ्लूइड जब भी ब्लड का इंक्रीज होता है ब्लड इसमें, ठीक है, ठीक है, तो जब भी इन पर इंक्रीज हो तो इन पर कंप्रेशन पैदा होता है, कंप्रेशन पैदा होता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, इसको स्टिमुलेशन होता है। जब स्टिमुलेशन हुआ इसके अंदर तो ये CVC कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का मेडुला ऑब्लिंगेटा को स्टिमुलेट कर देगा, और वहाँ से क्या होगा? पैरासिम्पेथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत हार्ट रेट को कम करेगा, साथ में वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन करता है, ठीक है। और जैसे ही उसी प्रकार जैसे बीपी है, बीपी कम हो रखा है, ठीक है, बीपी कम होगा तो ये कंप्रेशन, जो कंप्रेशन होता है, जो प्रेशर होता है इनका, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सीवीएस को सिस्टम, सीवीसी को सिस्टम जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को सिस्टम जाएगा कि बीपी भाई कम हो गया, तो तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा, साथ में वैसो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। इस तरह से बेरोरिसेप्टर काम करते हैं। अगला क्या नाम है? दूसरे क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। कीमो रिसेप्टर, रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर ये भी वहीं पाए जाते हैं। हमने एक पहले पढ़ा था, हमने एक कैरोटिड एंड एंड्स, कैरोटिड साइनस थे जिसमें बेल रिसेप्टर पाए जा रहे थे, वो कैरोटिड एंड्स के अंदर क्या पाए जाते थे? कीमो रिसेप्टर। और रिसेप्टर ये भी किसी न किसी के द्वारा एक्टिवेट होंगे, तो वो तो होते थे प्रेशर के द्वारा, बट ये होंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2, या उनका pH, मतलब मोस्टली एसिडिक, एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड pH। ये ऑक्सीजन की ब्लड में कंसंट्रेशन चेक करेंगे, CO2 करेंगे, जब ये स्टिमुलेट होंगे तब तब ये बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके, एज कंपेयर देन, जिस तरह से बैरोरिसेप्टर काम करते हैं उसी प्रकार से ये भी अपनी बॉडी के अंदर
काम करेंगे। हम तीसरी हायर सेंटर पढ़ा रहा है, ठीक है। हायर सेंटर, हायर सेंटर मतलब हायर सेंटर ऊपर से प्रेशर अधिकारियों को जब ऊपर से प्रेशर आता है उस तरह का हायर सेंटर, मतलब कि इसमें ब्लड ब्लड प्रेशर से कोई नर्व स्टिमुलेशन इम्पल्स नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि इमोशनली, इमोशनली इफेक्ट, ठीक है। जब भी पेशेंट इमोशनली होगा, जैसे एंगर, गुस्सा आ गया वैसा, ठीक है, तब बीपी बढ़ जाएगा बंदे का। एंजाइटी हो गई, उससे बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी को फियर लग रहा है, पेशेंट को डर हो गया, कम बत्ती हो गया, बीपी डाउन हो जाता है वैसा। स्ट्रेस की वजह से हो जाए, ठीक है। इस तरह की इमोशनली एक्टिविटी से बीपी कंट्रोल ज़्यादा या कम होता रहता है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल। इसके लिए दो चीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं। नंबर एक ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा रेस, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कौन से वाले की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक तो आपने सुना होगा, ठीक है, पेशेंट को लगाते हैं डायूरेटिक, जो आप आगे चल के हॉस्पिटल में देख लोगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा ADS, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का हार्मोन काम करता है किडनी के ऊपर। किडनी के अंदर जो वाटर होता है ना, वाटर, वाटर को एब्जॉर्प्शन करवाता है। जैसे बीपी कम हो रही है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और बीपी बढ़ जाए, फ्लूइड बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, तो बीपी बढ़ जाएगी। ज़्यादा बीपी हो रखी है तो ADH हार्मोन ज़्यादा कम निकलेगा, किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बॉडी के अंदर से फ्लूइड बाहर निकलेगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा सिस्टम होता है, दूसरा कौन सा होता है तो होगा, पहला दूसरा होता है RAAS। इसको दूसरे भाषा में बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एंजीन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके लिए देखो रेनिन रेस्पॉन्सिबल होता है, एंजियोटेंसिन रेस्पॉन्सिबल होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। अभी किस तरह से, एक तरह से बॉडी के अंदर काम करते हैं। इसके लिए कौन कौन से, रेनिन किडनी, लीवर, लंग्स, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ये बॉडी के ऑर्गन होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके बीपी को कम और ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए पेशेंट है, पेशेंट अपने पास आया जिसकी बीपी बढ़ी हुई है, बीपी क्या हो रही है, घट रही है, पहले बीपी घटी हुई है, उसका सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो रखा है, ठीक है, ठीक है। हाइपोटेंशन में पेशेंट हो, हाइपोटेंशन का पेशेंट अपने पास आता है, तो सबसे पहले किडनी, जो अपनी किडनी होती है, किडनी, इसके द्वारा रेनिन निकलता है, रेनिन निकलता है, ठीक है। ये रेनिन क्या काम करता है, ये रेनिन निकलेगा यहाँ से। अब उसके लिए दूसरा होता है क्या, एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, नाम क्या है उसका, एंजियोटेंसिनोजन,
एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो कि कहाँ से निकलती है, लीवर के अंदर से। ठीक है, ये इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, ये इसके ऊपर काम करेगा और इसको बदल देगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में किडनी के द्वारा निकला गया रेनिन चेंज करता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इसके अंदर काम करेगा इसके ऊपर लंग्स, इसके ऊपर करता है लंग्स काम। लंग्स एक एंजाइम बनाता है, कौन सा, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। ठीक है, ये दो तीन लंग्स अपना काम कर दिया, किडनी के द्वारा अपना काम हो गया, लंग्स के द्वारा हो गया। ठीक है, लीवर, लंग्स और किडनी तीनों के द्वारा अपना काम हो गया। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है, इसका पहला काम ये होता है कि ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बीपी बढ़ जाएगी। जो पहले पेशेंट की बीपी कम हो रखी थी, हाइपोटेंशन में था, बीपी बढ़ गई, काम खत्म। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम करता है ये एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है कि अपने से एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर, इसको बोलता है कि ये तो रिलीज कर, ये चीज रिलीज कर, जो कि आगे चलकर वाटर और सोडियम के री एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और जैसे ही वाटर और सोडियम का री एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ये जाकर बोलेगा बीपी को इम्प्रूवमेंट कर दे, क्योंकि फ्लूइड बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो ये चीज़ को बढ़ा देगा। इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन काम करता है बॉडी के अंदर। देख लीजिए एक तरफ से कि बीपी को बढ़ाने के लिए बैरोरिसेप्टर होते हैं, बैरोरिसेप्टर काम करते हैं। बैरोरिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है, जो कि आर्च ऑफ अयोटा और कैरोटिड आर्टरी के अंदर होते हैं। साथ में कीमोरिसेप्टर काम करते हैं और उसके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए एंटी डायबिटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन का एंडोस्टेरोन हार्मोन जो कि किडनी के द्वारा रेनिन, लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन बनती है उसके द्वारा, और लंग्स के द्वारा निकला गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एक मैकेनिज्म के माध्यम से बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। थैंक यू दिस वॉचिंग द वीडियो, एंड अब नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टेमेटिक रूप से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। अब यहाँ तक आए हो तो आपको अच्छे ही लग रहा होगा आई थिंक। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।